Continuing in the chapter of respiration in plants, in the sixth lecture today we are going to talk about the respiratory balance sheet. बात करें रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट के बारे में तो एनसीईआरटी हमसे ये कहती है कि रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट का क्या मतलब है कि हम लोग इसका खाता बनाएंगे एक तरीके से कि कितना एटीपी बन रहा है। और एनसीईआरटी ने आपको पहले से यही बता दिया कि भैया देखो कि ये जो कर रहे हैं हम लोग ये अजम्पशंस को लेकर के चला जाता है और ये जो अजम्पशंस होती हैं ये रियली वैलिड नहीं होती हैं लिविंग सिस्टम के अंदर, क्योंकि सारे के सारे जो पाथवेज होते हैं वो एक साथ काम करते हैं और ऐसा नहीं होता कि एक के बाद एक हों, सब कुछ एक साथ चल रहा होता है। और सबस्ट्रेट्स जो होते हैं वो अलग अलग पाथवेज के अंदर एंटर करते हैं, कईयों को उनको विदड्रॉ किया जाता है और इसी जब 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 उसकी ज़रूरत होती है एटीपी को यूटिलाइज़ भी किया जाता है जब जब ज़रूरत है, कभी भी कहीं भी की ज़रूरत है। एंजाइमेटिक रेट्स की बात करें ये भी जो होते हैं कंट्रोल्ड होते हैं मल्टीपल मीन से, ऐसा नहीं है बस एक ही चीज़ इसको कंट्रोल करती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे हमारे एंजाइम का जो रेट रहता है काम करने का वो कंट्रोल किया जाता है। लेकिन फिर भी इस सब के बावजूद इतनी सारी बातें हमें लिविंग सिस्टम्स के अंदर देखने को मिल रही हैं, उस सब के बावजूद भी क्या है इस एक्सरसाइज को करना इट इज़ यूज़फुल। ये एक्सरसाइज करना यूज़फुल क्यों है? ताकि हम लोग अप्रिशिएट कर सकें वो ब्यूटी जिस ब्यूटी से और जिस एफिशिएंसी से लिविंग सिस्टम्स के अंदर ये काम हो रहा है, किस चीज़ का? एक्सट्रैक्शन और स्टोरेज ऑफ द एनर्जी का। अब एनसीईआरटी आपसे कह रही है हेंस देयर कैन बी अ नेट गेन ऑफ 38 मॉलिक्यूल, 38 नेट गेन एटीपी का है अगर हम लोग एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को क्या कर रहे हैं एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, तो नेट गेन 38 रहता है। अब ये कैलकुलेशन की बात क्या है कि भाई आपने एक ग्लूकोज से ग्लाइकोलिसिस के अंदर क्या किया था, 2 NADH बना लिए थे, 2 नेट एटीपी मिले थे और माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर आपको लिंक रिएक्शन और TCA साइकिल दोनों का सम प्रोडक्ट क्या क्या था, 8 NADH मिले थे, 2 FADH2 मिले थे और 2 ATP आपने डायरेक्टली सिंथेसाइज किए थे, किससे? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से। ये भी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से बना है, ये भी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से बना है। अब इन सबको हम लोग अगर ऐड ऑन करें तो 2 NADH और 8 NADH कितने हो गए टोटल? 10 NADH, एक NADH 3 ATP देता है, तो 10 के 10 NADH से हमें 30 ATP मिले। फिर बात करें हम लोग 2 ATP हमें ग्लाइकोलिसिस में मिले, 2 हमें मिले किसके अंदर? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर, तो 2 और 2 इधर आ गया। फिर बात आ रही 2 FADH2 मिले, एक FADH2 2 ATP मॉलिक्यूल्स देता है, तो 2 FADH2 से हमें 4 ATP के मॉलिक्यूल्स मिले। इस तरीके से ये ब्रेकडाउन भी याद रखना है कि NADH के कितने ATP? 30 ATP, FADH2 के कितने ATP? 4 और डायरेक्टली यानी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से हमें 4 मिले, टोटल कितना हो गया? 38 हो गया। अब हम लोग बात करते हैं उन अजम्पशंस के बारे में जिस अजम्पशंस को ले करके ये काम किया जाता है। एनसीईआरटी कह रही है क्या कि एजम्पशंस क्या क्या हैं हमारी, वो सर्टेन एजम्पशंस। पहली बात क्या कि एक सीक्वेंशियल एक ऑर्डरली पाथवे फॉलो होगा, एक फंक्शन करेगा जिसमें एक सबस्ट्रेट के बाद दूसरा बनेगा और एक साइकिल के बाद दूसरी साइकिल जाएगी। ग्लाइकोलिसिस के बाद वो प्रोडक्ट जो है हमारा पायरूवेट TCA में चला जाएगा, फिर वहाँ से ETA स्टार्ट हो जाएगा। इस तरीके से एक के बाद एक काम होगा, लेकिन हमें पता है रियलिटी में ऐसा नहीं होना, क्योंकि एनसीईआरटी ने हमें यहाँ बता दिया कि ये जो है सारे के सारे पाथवेज जो होते हैं लिविंग सिस्टम के अंदर वो क्या करते हैं साइमल्टेनियसली, यानी एक साथ काम करते हैं। और ये नहीं होता कि एक काम करेगा फिर ख़त्म करेगा तो दूसरा स्टार्ट होगा, ऐसा नहीं है, सब कुछ एक साथ चल रहा होता है। फिर दूसरा एजम्पशन क्या है हमारा कि NADH जो सिंथेसाइज हुआ है ग्लाइकोलिसिस के अंदर उसको ट्रांसफ़र करना है हमने कहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रिया में, और ये जो है हमारे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के अंदर गो करेगा कि ग्लाइकोलिसिस यानी साइटोप्लाज्म के अंदर हुआ वाला बना हुआ जो NADH है वो सीधा माइटोकॉन्ड्रिया में जाए, कहीं और यूटिलाइज ना हो जाए। ये चीज़ भी हमारी एग्जम्पशन है। तीसरी बात हमारी एजम्पशन क्या है कि नन ऑफ द इंटरमीडिएट, कोई भी ऐसा इंटरमीडिएट नहीं है पाथवे के अंदर जिसको यूटिलाइज़ किया गया हो सिंथेसाइज करने के लिए किसी दूसरे कंपाउंड को। यहाँ से हमें एक इशारा मिलता है किसका कि हमारी जो रेस्पिरेशन है वो एक एम्फीबॉलिक पाथवे है, यानी इससे आप एनाबॉलिज्म भी कर सकते हो, क्योंकि हमारी ये वाली बात क्या है? एक अजम्पशन है। यानी इसका ये मतलब है कि हम जो है रेस्पिरेशन के इंटरमीडिएट्स को उठा के किसी दूसरे कंपाउंड्स को सिंथेसाइज करने में लगा सकते हैं, लेकिन हम लोग अज्यूम ये कर रहे हैं कि हमने इससे किसी दूसरे कंपाउंड को नहीं बनाया है और जैसे जैसे टूटता जा रहा है वैसे वैसे चल रहा है।
लास्ट अजम्पशन हमारी क्या है, सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज को रेस्पायर कर रहे हैं, किसी दूसरे ऑल्टरनेटिव सबस्ट्रेट को हम लोग रेस्पिरेशन में नहीं रेस्पायर कर रहे या ऑक्सीडाइज कर रहे। और क्या हो रहा है कि नो अदर ऑल्टरनेटिव पाथवे आर एंटरिंग इन दी पाथवे, नो अदर ऑल्टरनेटिव सबस्ट्रेट्स आर एंटरिंग इन दी पाथवे, कहीं भी किसी भी स्टेज पे। इसका ये भी एक मतलब है कि भाई ग्लूकोज के अलावा इसका, क्योंकि हमारा ये अजम्पशन है तो हमें ये पता है कि भाई ये बात तो झूठ है। अब क्योंकि हमने ये चीज़ अज्यूम करी है, इसका कॉन्वर्स ट्रू हो जाएगा कि भाई ऐसा पॉसिबल होता है कि ग्लूकोज के अलावा भी काफ़ी अदर सबस्ट्रेट होते हैं जिसको आप रेस्पिरेशन के अंदर ले करके आ सकते हो। और ये हम लोग नेक्स्ट वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे कि प्रोटीन्स, फैट्स, ऑर्गेनिक एसिड्स वगैरह भी रेस्पिरेशन के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लास्ट में एनसीईआरटी हमसे इधर कहती है कि अगर आप कंपेयर करो फर्मेंटेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन को, तो क्या क्या देखने को मिल रहा है कि फर्मेंटेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ पार्शियल ब्रेकडाउन हो रहा है हमारे ग्लूकोज का, लेकिन एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर कंप्लीटली डिग्रेडेशन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, 3 CO2 निकल जाते हैं। 2 CO2 कहाँ पर निकलते हैं हमारे TCA के अंदर पायरूवेट से, और एक निकलता है हमारा लिंक रिएक्शन में, और इस तरीके से 6 कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के। फर्मेंटेशन के अंदर क्या है, सिर्फ और सिर्फ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP सिंथेसाइज हुए, वो भी कहाँ पर, ग्लाइकोलिसिस में, ओनली 2। और ईच मॉलिक्यूल ऑफ द ग्लूकोज जो है अगर डिग्रेड किया हमने पायरुविक एसिड के अंदर, और उसको हम लोग अगर उधर लेकर के गए किसमें, हमारी एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर, तो उससे हमें नेट गेन 38 का हुआ है। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भाई नेट गेन जो हमारा फर्मेंटेशन के अंदर हुआ है, नेट गेन की बात कर रहा हूँ मैं, कि नेट गेन जो है मेरा फर्मेंटेशन के अंदर कितना है, वो है मेरा 2 ATP का, और मेरा एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर कितना है, 38 ATP का। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में नेट गेन कितना ज़्यादा है, मोर बाई हाउ मच, तो इन दोनों के बीच में गैप कितना है, 36 ATP का। ये आंसर भी आपसे पूछा जा सकता है कि भाई आपका फर्मेंटेशन और आपकी एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर हाउ मेनी नंबर ऑफ ATPs आर प्रोड्यूस्ड मोर इन केस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन व्हेन कंपेयर टू फर्मेंटेशन, तो आंसर आएगा 36। फिर एनसीईआरटी ने लास्ट बात आपको कही क्या, कि NADH जो है उसको ऑक्सीडाइज किया NAD+ में, रैदर स्लोली इन फर्मेंटेशन, यानी फर्मेंटेशन के अंदर ये जो ऑक्सीडेशन का काम है NADH का वापस से NAD+ में बदल जाना, ये जो है रैदर स्लोली होता है। लेकिन जो हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन का केस होगा, इसके अंदर ये रिएक्शन बहुत विगरस रहेगा, यानी बहुत जल्दी, बहुत एग्रेसिव नेचर के साथ ये बन जाएगा। दिस वॉज ऑल अबाउट द रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट। आपको ये सारी कैलकुलेशन आई होप समझ में आई हो।